Till now, we have discussed the various important topics regarding the main exam. Now, today's lecture is focused on the foreign judgment. और ये जो foreign judgment का जो आपका chapter है, ये बहुत ही important है regarding your main exam, regarding your preliminary exam. Because preliminary exam में कुछ इसके important आपके topics हैं जिनका question आपको मिलता ही मिलता है, और मेंस में तो आपको thoroughly ये पूछ लेते हैं कई बार. What are the legality of the foreign judgments under CPC 1908? या आपको क्या कर देंगे, एक इलस्ट्रेशन दे देंगे कि फॉरेन कोर्ट्स में कोई डिग्री पास हुई है तो वो क्या इंडिया में उस पर रेस्ट जुडिकाटा लगेगा, क्या वो लीगली वैलिड होगी इंडिया में, क्या वो इन्फोर्सेबल होगी, नहीं होगी तो क्यों होगी. तो ये सारी बातें आपके लीगैलिटी ऑफ द फॉरेन जजमेंट्स में जो हम डिस्कस करते हैं, और यही आपके मेन एग्जाम में पूछा जाता है. बेसिकली अगर एक सिंपल मैं लैंग्वेज में बोलूं तो इसका सिंपल सा मीनिंग रहता है कि कोई भी जजमेंट ऐसी जो फॉरेन कोर्ट्स ने पास की हो, वो जो है आपकी क्या हुई, आपकी फॉरेन जजमेंट्स. अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि फॉरेन कोर्ट क्या होते हैं और वो कौन इस्टेब्लिश करता है, कब आप किसी कोर्ट को फॉरेन कोर्ट बोलेंगे. So before I start this lecture, this is my request because ये वीडियो जो है I am going to put on YouTube. मैं YouTube में डालने जा रहा हूँ, तो please all the YouTube viewer or any new viewer, I request them to subscribe, share this knowledge with other needy student जो कि आपकी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते. Thank you. Now back to the topic. Section 2 सब क्लॉज 6 जो सीपीसी का है वो बोलता है फॉरेन जजमेंट जो है ऐसी जजमेंट है जो कि फॉरेन कोर्ट पास करता है. बट सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 आपका ये बोलता है कि फॉरेन कोर्ट आपके वो कोर्ट हैं जो कि इंडिया से बाहर हैं और नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन कोर्ट, मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, और ना ही कंटिन्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब फॉरेन कोर्ट आपके ऐसे कोर्ट हुए जो कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, ना तो उसने वो स्थापित किए हो ना ही वो उसको चला रही हो. ठीक है, तो वो आपके कौन से कोर्ट हुए और कहाँ स्थापित होने चाहिए, वो कहाँ पे सिचुएट होने चाहिए, आउटसाइड दी इंडिया. ठीक है, इंडिया के बाहर, तो वो आपके सारे कोर्ट के आगे फॉरेन कोर्ट. ठीक है, और जो जजमेंट्स जो ये फॉरेन कोर्ट हैं जो पास करेंगे वो आपकी फॉरेन जजमेंट होगी. लेमन लैंग्वेज में आप सीधा सा बोल दो कि कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश नहीं किया हो, ना ही उसको कंटिन्यू करती हो, पर वो इंडियन टेरिटरी से बाहर हो, तो वो आपका कोर्ट क्या होता है, फॉरेन कोर्ट होता है. ठीक है, और जो भी जजमेंट ये आपकी पास करेंगे कौन, फॉरेन कोर्ट, वो आपकी फॉरेन जजमेंट मानी जाएगी. ठीक है. 10 जो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, इंग्लैंड के कोर्ट है, फ्रांस के कोर्ट है, जर्मनी है, यूएसए है, जो भी ये कोर्ट है वो क्या आ गए आपके फॉरेन कोर्ट्स आ गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश, वो उनकी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, ना कि हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जहाँ पे आपके फॉरेन कोर्ट कौन से होते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश ना किए हो, ना ही उसको चला रही हो, मतलब कंटिन्यू कर रही हो, और इंडियन टेरिटरी से बाहर हो. These all are the foreign courts, and judgment passed by these court are foreign judgment. Now, अब माइंड में ये क्वेश्चन है कि ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी है जो कि इसको कोई जो फॉरेन जजमेंट है वो इंडिया में इन्फोर्स करवाना चाहती है, या मान लीजिए कोई इंडियन है जिन्होंने जो है फॉरेन में आपका कोई केस किया, फॉरेन कोर्ट में आपका केस किया, और फॉरेन कोर्ट ने जो है उसमें डिग्री पास की, अब वो उसको इंडिया में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. जनरली जो है जो आपके फैमिली मैटर्स हैं लाइक डाइवोर्स, तो उन केसेस में ये फॉरेन जजमेंट चाहती जाती है. जैसे अगर कोई अमेरिका में है तो वो क्या है, अमेरिका के फैमिली कोर्ट में क्या करेगा, आपका डाइवोर्स पिटीशन डालेगा. अब वो जो उस अमेरिकन कोर्ट ने, जो अमेरिकन कोर्ट को छोड़िए, फॉरेन कोर्ट मान के चलिए, फॉरेन कोर्ट ने जो है अगर वो डिग्री पास की, उसको इंडिया में कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे. ठीक है, और वो कब मानी जाएगी कि वो जो जजमेंट पास बाय द फॉरेन कोर्ट दैट इज अ कंक्लूसिव इन नेचर, मतलब वो कंक्लूसिव है. तो देखिए सेक्शन 13 उसके बारे में बात करता है, और सेक्शन 13 क्या बोलता है
जो भी जजमेंट है आपकी, अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except mean to say कि फॉरेन जजमेंट आपकी जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं वो क्या मानेगी, वो कंक्लूसिव ही मानेगी। अब फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर, मतलब कोई भी मैटर है उसमें कंक्लूसिव मानी जाएगी, डायरेक्टली एडजुडिकेटिंग अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज, मतलब डायरेक्टली जो है वो सेम पार्टीज के बीच में आपकी एडजुडिकेट हुई हो, बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, या किसी के थ्रू जो है आपका क्या वहां पे आपकी वो लिटिगेशन फाइल हुई। एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट का मतलब प्रोवाइडेड कंडीशन यहाँ पे देके रखी है 6 ABCDEF, अगर वो इन कंडीशनों में फॉल करती है तो आपका जो फॉरेन जो जजमेंट है आपकी वो क्या है, कंक्लूसिव नेचर की नहीं है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव होती है। तो कंक्लूसिव होने के लिए उसको क्या, ये जो 6 ग्राउंड जो देख के रखे हैं आपके सेक्शन 13 में, उनमें फॉल नहीं होना चाहिए। तो वो 6 ग्राउंड कौन कौन से हैं, देखिए अभी तो हम जस्ट आई एम टेलिंग यू, अभी आगे जब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, where it has just to tell you ki what are the 6 ground. First ground is your where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, मतलब जब competent jurisdiction का कोर्ट ने जो है इसको pronounce नहीं किया हो, where it has not been given on the merit of the case, मतलब merit evidences नहीं आए हो या मतलब merit में decide ना किया हो कोर्ट ने, where it appear on the face of a proceeding to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India in case in which such law is applicable, मतलब इसमें इंडियन लॉ या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई हो, where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed to the natural justice, जो हमारा नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको अपोज करता हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जजमेंट पास ना हुई हो, where it has been obtained by fraud, या फ्रॉड से आपकी ऑब्टेन की मतलब ली हुई हो डिग्री, where it sustain a claim founded on a breach of any law in force in India, या कोई ऐसा लॉ जो कि इंडिया में इन फोर्स है उसको क्या तोड़ रहा है और उसी तोड़ने के बेस पे उसको तोड़ते हुए जो है वो जजमेंट पास हुई है, तो आपकी क्या, जो जजमेंट पास बाय द फॉरेन कोर्ट, जो फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है वो आपकी कंक्लूसिव नेचर की नहीं मानी जाती है। अब देखिए प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट जो है क्या है, मान लीजिए कोई जजमेंट पास की हुई है फॉरेन कोर्ट ने, तो इंडियन कोर्ट को क्या प्रिज्यूम करेगा, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट, अगर किसी भी कोर्ट में जो है, अगर कोर्ट में आपकी क्या फॉरेन जजमेंट जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है पेश की, दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, तो ये कोर्ट जो है हमारे ये मान के चलते हैं कि वो जो है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने पास की है, unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving the part of jurisdiction। देखिए पर वो जो प्रिजम्पशन है आपकी उसको जो है क्या डिस्प्लेस किया जा सकता है आपकी कब, जब आपका ये वहां पे पता चले कि यहाँ पे बांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का क्या कोई फॉल्ट हुआ हो। ठीक है, नाउ अब हम जो 6 ग्राउंड आपको सेक्शन 13 में मैंने बताए, आपको हम उनके पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका ग्राउंड लेते हैं, फॉरेन जजमेंट नोट बाय कंपिटेंट कोर्ट, कब आप बोलोगे कि जो कोर्ट जो जजमेंट जो पास की आपकी फॉरेन कोर्ट ने वो कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने नहीं पास की है। देखिए क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपका जजमेंट का और ऑर्डर का पास बाय किसी भी कोर्ट का, कि अगर किसी कोर्ट ने के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस मैटर की, तो क्या वो जो आपकी जो जजमेंट है वो क्या होगी, नल एंड वॉइड है। जैसे आप सेक्शन 9 ले लिए सीपीसी का सेक्शन 9 बोलता है कि जो है कोई भी मैटर जो है वो सिविल नेचर का वो क्या कर सकती है, सिविल कोर्ट ट्रायल कर सकती है, उसकी कॉग्निजेंस ले सकती है, बट unless until it is not barred by any other law, अगर किसी लॉ ने जो है उसको बार ना किया हो, अगर बार करता है तो क्या सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, मान लीजिए कोई सरफासी का सरफासी एक्ट, मतलब ये बैंकिंग के रिगार्डिंग रिलेटेड है, अगर कोई ऐसा अगर मैटर आता है जिसमें जो है सिविल कोर्ट जो है अपनी कॉग्निजेंस ले लेता है, तो वो क्या होगा, जो भी डिग्री पास करेगा जजमेंट पास करेगा उसमें वो नल एंड वॉइड होगी। क्यों, क्योंकि सरफासी एक्ट के अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट को क्या करके रखा, कॉग्निजेंस, सिविल कोर्ट की कॉग्निजेंस को बार करके रखा हुआ है। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, अगर उसने जो है फिर भी क्या किया आपका जजमेंट पास की, तो दैट इज नल एंड वॉइड।
ठीक है। Thus a judgment of a foreign court to be conclusive between the parties must be a judgment मतलब pronounced by a court of a competent jurisdiction। मतलब अगर फॉरेन कोर्ट ने अगर पास की है कोई डिग्री तो वो जो है competent jurisdiction के कोर्ट ने पास की होनी चाहिए। Such judgment must be by a court of a competent both by the law of a state which has constituted it and in an international sense then must have directly adjudicated upon the matter which is pleaded as a res judicata। Mean to say इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस जिस देश में जिस कंट्री में आपका जो वो कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उस देश के लॉ के अकॉर्डिंग जो है उस कोर्ट की जो है क्या जुरिस्डिक्शन बननी चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी वो उस मैटर को क्या एडजुडिकेट करना चाहिए। ठीक है। बेसिकली देखिए यहाँ पे रेस जुडिकाटा का विच इज प्लीडेड एज ए रेस जुडिकाटा ये एक और सेंस में आपकी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मीनिंग इसका ये है, देखिए मान लीजिए एक फॉरेन कोर्ट में कहीं कोई जजमेंट पास हुई है, ठीक है। उस जजमेंट पास होने के बाद जो है क्या हुआ कि आपका अपोजिट पार्टी ने क्या किया, जो पार्टी हारी हुई है उसने इंडिया में आके उसी मैटर के रिगार्डिंग केस कर दिया। अब जो दूसरी पार्टी जो विनिंग पार्टी है फॉरेन कोर्ट में वो यहाँ पे क्या कर सकती है, रेस जुडिकाटा प्ली कर सकती है। ये उसके बारे में बात करता है। ठीक है। तो बट इसीलिए यहाँ पे रेस जुडिकाटा इसलिए बोला गया है क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कब जो है मैटर कंक्लूसिव वो में जजमेंट जो है आपकी कंक्लूसिव होगी और कंक्लूसिव की या कंक्लूसिव नेचर की भी आपकी कब होगी, जब आपका वो जो 6 ग्राउंड है उनमें नहीं फॉल करेगी। तो उसी के रिलेटेड बात हो रही है कि मैटर विच इज प्लीडेड एज ए रेस जुडिकाटा। ठीक है। जिस मैटर में आपका रेस जुडिकाटा प्लीड हो रहा है, रेस जुडिकाटा किस मैटर में प्लीड हो रहा है आपका, मैटर मींस तो जजमेंट आपकी जो है आपकी फॉरेन कोर्ट की है, फॉरेन कोर्ट ने जो पास करके रखी हुई है और वही फॉरेन कोर्ट की जजमेंट जो है जो लूज पार्टी है वो इंडिया में आके केस करती है और जो विनिंग पार्टी है वो क्या करती है, रेस जुडिकाटा प्ली करती है। ठीक है। बट what is conclusive is the judgment that is the final adjudication and not the reason for the judgment given by the foreign court। देखिए यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि आपका कंक्लूसिव क्या मानी जाती है यहाँ पे, जो आपकी फाइनल जजमेंट है, ना कि जो कोर्ट की जो है फाइंडिंग को, द फाइनल एडजुडिकेशन एंड नॉट द रीजन फॉर द जजमेंट। ठीक है। रीजन फॉर द जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं माने जाते फॉरेन का, बट क्या माने जाती है, जो एडजुडिकेशन हुई है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका, ए ने सू किया बी को फॉरेन कोर्ट में एंड इफ द सूट अगर सूट डिसमिस हो गया वहां पे, द डिसीजन विल ऑपरेट एज अ बार टू द फ्रेश सूट बाय इन इंडिया ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मतलब ए ने बी के खिलाफ केस किया और ए जो है केस को हार गया। अब ए जो है इंडिया में आके फिर से केस कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैटर क्या हो जाएगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। On the other hand, if a decree is passed in favor of A by a foreign court against B and he sues B on the judgment in India, B will be precluded from putting in issue the same matter that were directly and substantially in issue in the suit and adjudicated on the foreign court। वही बात जो मैंने आपको बोली, जो अभी मैंने समझाई कि जो फॉरेन कोर्ट में जो अगर आपका केस डिसाइड हो गया है वो कंक्लूसिव नेचर का है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो आपका क्या वो इंडिया में आया क्या माना जाता है, सिंपल बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है। यहाँ पे आपकी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है कि अगर जिस फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है और एज पर द लॉ ऑफ दैट स्टेट और एज पर द लॉ ऑफ इंटरनेशनल आपका वो कोर्ट जो है उसको डिसाइड कर सकता है, तो क्या आपका क्या मानी जाएगी उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। अब देखिए ये गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा ऑफ फरीदकोट का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये कई बार आपका जो क्या है मेन एग्जाम में एज इट इज पूछा जा चुका है और इसमें आपका इलस्ट्रेशन पूछी जाती है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है एज पर दी सेक्शन 13। देखिए इसमें क्या हुआ था, ए ने जो है सूट फाइल किया था बी के खिलाफ नेटिव स्टेट ऑफ द फरीदकोट में। ठीक है। क्लेमिंग जो 60,000 रुपए का अलेज टू हैव बीन, जो कि मिस अप्रोप्रिएट किया था किसने, बी ने, जब वो जो है ए की सर्विस में था फरीदकोट में। ठीक है। बी डिड नॉट अपीयर एट द हियरिंग, बी जो है हियरिंग में आया नहीं एंड एन एक्स पार्टी डिक्री वाज पास्ड अगेंस्ट हिम। तो जो है एक तरफ आपकी डिक्री होगी जिसको एक्स पार्टी डिक्री बोलते हैं। बी एक्स पार्टी डिक्री कहाँ पे आपकी एक होती है, ऑर्डर 9 रूल 13 में सीपीसी में। ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है। बी वाज अ नेटिव ऑफ अनदर नेटिव स्टेट जिन
पर बी जो है वो कहाँ का रहने वाला था, वो जिंद का रहने वाला था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1869 में ही लेफ्ट जिंद, उसने जिंद को छोड़ दिया एंड वेंट टू फरीदकोट टू टेक अप सर्विस अंडर ए। ठीक है, एंड बट इन 1874 ही लेफ्ट ए सर्विस, और 1874 में वो ए को छोड़ के चला गया था और उसकी नौकरी को छोड़ के चला गया था और जिंद को वापस चला गया था। तब ये जो सूट है, ये जो सूट है आपका, ये कब फाइल हुआ, 1879 को, व्हेन ही नीदर रिजाइड एट फरीदकोट, ना तो वो फरीदकोट में उस टाइम रहता था, ना ही वो वहां का डोमिसाइल था। तो इन दीज केसेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द फरीदकोट हैड नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ सूट। देखिए क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपका उस टाइम आपका जो बी था वो ना तो फरीदकोट में रहता था, ना ही वो वहां का डोमिसाइल था, इसलिए फरीदकोट की क्या जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। क्यों, जहां पे आपका डिफेंडेंट रिजाइड करता है एज पर द इंटरनेशनल लॉ, जैसे इस केस के हिसाब से जहां पे आपका डिफेंडेंट डिसाइड करता है या डोमिसाइल, वहां पे आपका केस होना था। पर अब वो ना तो वहां पे काम करता है, ना वो डोमिसाइल है, ना वो रहता है, तो फरीदकोट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी। ठीक है, इसलिए ऑन द दिस जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, द फरीदकोट कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ सूट अगेंस्ट बी। इसलिए फरीदकोट के कोर्ट को जो है बी के अगेंस्ट जो क्या जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। द डिक्री पास्ड बाय द फरीदकोट इन दी सर्कमस्टेंसेस वाज एन एब्सोल्यूट नलिटी। तो इसलिए जो भी डिक्री फरीदकोट के कोर्ट ने पास की वो क्या है, नलिटी है। व्हेन ए शुड बी इन अ कोर्ट इन अ ब्रिटिश इंडिया, जब ए ने जो है ब्रिटिश इंडिया के कोर्ट में जो है केस फाइल किया अगेंस्ट बी ऑन द जजमेंट ऑफ द फरीदकोट, क्या किया उसने वहां पे एग्जीक्यूशन टाइप फाइल की, जिसमें जो है आपका उसने जो है बी को क्या किया, आपने बी को जो है बी के अगेंस्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करना चाहा फरीदकोट कोर्ट की जो जजमेंट है। तो क्या हुआ, जो सूट में है वो आपका डिसमिस हो गया ऑन द ग्राउंड दैट फरीदकोट के कोर्ट के पास क्या है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस सूट को एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, द मेयर फैक्ट दैट द एम्बेजलमेंट टुक प्लेस एट फरीदकोट was not sufficient to give a jurisdiction to the Farid court would have had complete jurisdiction to entertain the suit and to pass the decree against him। देखिए इतनी सी बात बोल रहा है कि जब किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, तो वो जो आपकी जजमेंट क्या है, कंक्लूसिव नहीं मानी जाती है, और वो जो फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है वो आपका कंपिटेंट नहीं था, इसलिए जो है आपकी जो जजमेंट जो हो कंक्लूसिव नहीं मानी जाती है। यहाँ भी वही हुआ कि फरीद कोर्ट में उसने केस कर दिया ए ने। ठीक है, अब जो फरीद कोर्ट का जो कोर्ट था उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि एज पर द इंटरनेशनल लॉ आपका जहाँ पे वो ना तो वो बी जो है वहां पे रिजाइड कर रहा था, ना ही काम कर रहा था, ना ही वो क्या डोमिसाइल था, इसलिए उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है। जब उसने ब्रिटिश इंडिया के कोर्ट में उसको केस किया, सूट उसको पार्टी बनाया, तो ब्रिटिश इंडिया के कोर्ट ने इतना सा बोला कि भाई उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो वो जो जजमेंट क्या है नलिटी है और उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और क्या है आपका डिक्री किसके अगेंस्ट पास हो गई, ए के, और यही बात बोलता है आपका क्या कि फॉरेन जजमेंट नॉट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट देन इट इज नॉट कंक्लूसिव। हम बात क्या कर रहे हैं सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, तब आपकी फॉरेन जजमेंट जो पास हुई वो कंक्लूसिव मानी जाती है। ठीक है, नो फॉरेन जजमेंट नॉट ऑन अ मेरिट। अब देखिए मेरिट का मतलब इतना सा होता है कि जो जजमेंट आपकी पास हुई है वो आफ्टर टेकिंग एविडेंस हुई है, आफ्टर अप्लाइंग हिज माइंड, किसका माइंड, कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया है, ट्रुथ और फाल्सली ऑफ फाल्सिटी ऑफ द प्लेंटिव केस, द जज ने जो है आपका डिसाइड किया हुआ केस को। ठीक है, प्रॉपरली आपका जो आपका ड्यू कोर्स ऑफ द लॉ है, प्रोसेस जो लॉ है उसको फॉलो किया गया है, तो आपकी क्या होती है, आपकी जजमेंट जो आपकी मेरिट्स में होती है। ठीक है, 10 व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड फॉर अ डिफॉल्ट, मान लीजिए, पर अगर मान लीजिए किसी फॉरेन कोर्ट ने मेरिट में डिसाइड नहीं किया हुआ किसी केस को और उसमें जजमेंट पास कर दी है, तो आपकी कंक्लूसिव नहीं मानी जाती है। इतनी सी बात बोल रहा है ये। 10 व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड फॉर अ डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ, मान लीजिए प्लेंटिफ जो है अपीयर नहीं हुआ, ठीक है, या नॉन प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द प्लेंटिफ, या प्लेंटिफ ने जो है डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए, इवन बिफोर द रिटन स्टेटमेंट वाज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, जबकि रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर दी डिफेंडेंट, और वेयर द डिक्री वाज पास्ड इन अ consequence ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट इन फर्निशिंग सिक्योरिटी और आफ्टर रिफ्यूजिंग लीव टू डिफेंड, सच जजमेंट आर नॉट ऑन मेरिट। तो देखिए ये जजमेंट है आपकी मेरिट में नहीं होती है। क्योंकि मेरिट में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पक्ष को ना तो सुना गया ढंग से, ना ही एविडेंस लिए गए, ना ही जवाब फाइल हुआ,
सिंपल मीनिंग इतना सा है मेरिट का कि आपकी जो प्रोसेस है, जैसे प्लेंटी रिटन स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट आपके फाइल होंगे, डॉक्यूमेंट फाइल्स होने के बाद आपकी क्या होता है, आपकी एविडेंसेस लिए जाते हैं, फिर कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करती है, फिर आपकी जजमेंट पास करती है। इनमें से अगर कोई भी प्रोसेस अगर कोर्ट ने नहीं की है तो आपकी जजमेंट जो है आपकी मेरिट में नहीं मानी जाती है। और फॉरेन कोर्ट ने अगर इनमें से कोई भी ओमिट किया तो आपकी क्या होगा, आपका फॉरेन जजमेंट जो है मेरिट में नहीं मानी जाएगी और क्या कंक्लूसिव नेचर की नहीं मानी जाएगी। ये आपका सेकंड ग्राउंड था। However, the mere fact of a decree being ex parte will not necessarily justifying the finding that it was not merit। पर देखिए, अगर डिपेंडेंट जो है अपेयर नहीं होता है और एक्स पार्टी जो है अगर आपका हो जाता है, तो जो है आपकी कोर्ट की फाइंडिंग क्या है, वो आपकी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मेरिट में नहीं है। द रियल टेस्ट जो है आपका डिसाइडिंग वेदर जजमेंट जो है आपकी मेरिट्स में है या नहीं, इट वाज फॉर्मली पास्ड एज ए मैटर ऑफ अ कोर्ट और बाय ऑफ अ penalty for any conduct of the defendant or is based upon a consideration of the truth or falsity of the plaintiff's claim, notwithstanding the fact that evidence was led by him in the absence of the defendant। मतलब कि चाहे डिफेंडेंट आए, डिफेंडेंट ने फॉल्ट किया ठीक है, पर प्लेंटिफ का जो क्लेम है उसको प्रॉपरली जो है प्लेंटिफ के एविडेंसेस प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट ने क्या किया, जज किया, उसके बाद जजमेंट पास की, तो आपकी क्या है वो मानी जाएगी, चाहे आपका डिफेंडेंट एक्स पार्टी हो गया हो। ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट राउंड, फॉरेन जजमेंट अगेंस्ट द इंटरनेशनल और इंडियन लॉ। सिंपल सी बात है, कोई भी जजमेंट जो है अगर आपकी फॉरेन कोर्ट ने जो है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से या इंडियन लॉ के हिसाब से आपका क्या किया, अंगेस्ट की, तो आपकी क्या मानी जाएगी, आपकी वो जजमेंट जो कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। When a foreign judgment is founded on a jurisdiction or on a ground not recognized by Indian law, मतलब अगर हमारा इंडियन लॉ जो है किसी फॉरेन कोर्ट को बोल की जज को इंडियन लॉ के हिसाब से उस कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन जुरिस्डिक्शन और ऑन अ ग्राउंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, द जजमेंट जो है आपका डिफियंस द लॉ, hence it is not conclusive of the matter or judicial therein and therefore the enforceable in the country। और वो जो है आपकी क्या मानी जाएगी, अनइनफोर्सेबल मानी जाएगी। सिंपल इतना सा है, कोई इंडियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट मानी जाएगी। ठीक है। एग्जांपल देखिए इसका बहुत अच्छा है, विश्वनाथ वर्सेस अब्दुल बाजिद AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 105। इसमें क्या होता, फॉरेन जजमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ एंड इंडियन लॉ इज नॉट कंक्लूसिव। इन दिस केस द एग्रीमेंट जो है वो इंडिया में बनाया गया था, ठीक है, एंड कोर्ट देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट कि अगर इंडिया में बनाया गया है तो जुरिस्डिक्शन कहाँ लाई करती है, इसकी इंडिया में ही लाई करती है। पर इसमें क्या किया था, फॉरेन कोर्ट में जो है इसका सूट फाइल किया हुआ था, तो वो जो है अगर फॉरेन कोर्ट में उसमें जजमेंट पास की तो वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ये आपकी क्या कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की बनती थी, एज पर द इंडियन लॉ, इंडियन लॉ की, इंडियन कोर्ट्स की। ठीक है, क्योंकि क्या बोलता है हमारा, देखिए जो जब आप जुरिस्डिक्शन का चैप्टर पढ़ोगे, सेक्शन देखिए रिगार्डिंग द एग्रीमेंट आपका कौन सा है, सेक्शन 19 जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जहां पे आपका इंडिया में आपका एग्रीमेंट हुआ हो या डिफेंडेंट जहां पे रिजाइड करता हो इंडिया में, ठीक है, तो वहां की बात करता है, या जहां पे अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, तो जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है, इंडियन कोर्ट्स की। पर यहाँ पे उन्होंने फॉरेन कोर्ट में किया, तो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट जो है आपकी क्या है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ही बनती थी एज पर द इंडियन लॉ, तो यही यहाँ पे बात बोल रहा है कि अगर इंडियन लॉ या इंटरनेशनल लॉ को बाइलॉट करता है तो आपका क्या वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं मानी जाती है। नाउ फॉरेन जजमेंट्स अपोज टू नेचुरल जस्टिस। देखिए इट नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। इट इज द इसेंस ऑफ द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट दैट इट मस्ट बी ऑब्टेन आफ्टर ड्यू ऑब्जर्वेंस और द जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, द कोर्ट रेंडरिंग द जजमेंट मस्ट ऑब्जर्व द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ नेचुरल जस्टिस। इट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ impartial पर्सन एक्ट फेयरली विदाउट बायस एंड इन गुड फेथ। It must give reasonable notice to the parties to the dispute and afford each party adequate opportunity of presenting his case। A judgment which is the result of bias or want of impartiality on the part of a judge will be regarded as a nullity and the trial quorum non-justice। सिंपल सा मीनिंग है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल इतना सब बोलता है कि जो पार्टीज हैं उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए और जज जो है वो बाइसिंग ना की हो, उसमें आपका इम्पार्शियल हो, ठीक है,
तो ही आपका क्या है, नेचुरल जस्टिस जो है माना जाएगा। अगर इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ, मतलब अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली ना दी गई हो पार्टी को, ठीक है, बाइसिंग हुई हो, तो आपका क्या माना जाएगा, वो जजमेंट जो है नलिटी मानी जाएगी और वो इंडियन कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होगी। दस अ जजमेंट गिवन विदाउट नोटिस ऑफ द सूट टू द डिफेंडेंट। मान लीजिए कोई जजमेंट ऐसी हो गई है जिसमें कि डिफेंडेंट को नोटिस ही नहीं दिया है, ठीक है, विदाउट अफोर्डिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ अ रिप्रेजेंटिंग हिज केस इज अपोज टू द नेचुरल जस्टिस। ठीक, सिंपल सी इतनी सी बात बोल रहा है कि जब आपने डिफेंडेंट को नोटिस ही नहीं दिया, ठीक है, और उसके खिलाफ जजमेंट पास कर दी, तो वो क्या है, वोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ। तो वो जजमेंट आपकी क्या मानी जाएगी, आपकी कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये आपका कौन सा केस है, शंकर वर्सेस लक्ष्मी में ऐसा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली a judgment against a party not properly represented in the proceeding or where the judge was biased is a contrary to the natural justice and therefore does not operate as a res judicata। तो देखिए तब आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। बट द एक्सप्रेशन natural justice is in clause D of section 13 it relates to the irregularity in a procedure rather than to the merit of the case। ठीक है, यहाँ पे जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो सिर्फ इतनी सी बात करता है कि प्रोसीजर में इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है,